हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज देखिए हम बात करने वाले हैं 9th क्लास का चैप्टर 2 जो कि विषय यानी कि सब्जेक्ट है केमिस्ट्री चैप्टर 2 और पार्ट 4 यानी कि चौथा है। तो इससे पहले मैंने 3 वीडियो कंप्लीट ऑलरेडी कर चुका है। अगर कर चुके हैं आप लोग, अगर इससे पहले वो वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ भी वीडियो आप लोग चाहे केमिस्ट्री का देख सकते हैं 9th क्लास का। अब आज हम देखेंगे यानी कि कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं ताकि आप लोगों को हो सकता है बाय द वे एग्जाम में इस तरह पूछ दे कि क्या बताइए कि जो जल है एक यौगिक है पर क्यों है यौगिक, कि जल एक यौगिक है पर कैसे माने कि यौगिक है, आपको पूछ सकता है एग्जाम में कैसे। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोजन एक तत्व है, क्यों यौगिक क्यों नहीं है, क्यों यौगिक नहीं है, ये भी क्वेश्चन है। और आगे क्या है कि ऑक्सीजन एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है पर कैसे तत्व है, ये भी जानेंगे। और क्या है देखिए चौथा कि वायु एक मिश्रण है, क्यों यौगिक नहीं, यानी कि वायु एक मिश्रण है यौगिक नहीं। तो इसी सब के यानी कि सल्यूशन के बारे में इस वीडियो में कंप्लीट से जानेंगे और भी इससे कुछ आगे हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस चारों का सल्यूशन कर लेते हैं और ताकि इस तरह एग्जाम में अगर पूछ दे या यानी कि अगले तो अगर कहीं भी यानी पूछ दे तो आप आसानी से बता सकते हैं, सल्यूशन इसका कर सकते हैं। तो श्योरली इस वीडियो पर बने रहिए। कन्फर्मली आपको हो सकता है एग्जाम इस तरह पूछ दे तो कन्फर्म मेरा है कि हो सकता है 1-2 क्वेश्चन पूछ भी सकता है, लेकिन ध्यानपूर्वक आप वीडियो देखिएगा, समझिएगा और थोड़ा सा यानी कि रिपीट करने का प्रयास कीजिएगा 1-2 बार, और तो आप लोगों को काफ़ी समझ और काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप लोगों को यानी कि माइंड में समझ में आ जाने के उतर जाएगा, ठीक है। तो आज हम ये जानेंगे कि जल एक यौगिक है पर क्यों यौगिक है, क्यों जल एक यौगिक है, कैसे यौगिक, हम कैसे मानेंगे कि यौगिक है। आप लोग को हम बता चुके हैं यौगिक यानी कि सबसे पहले यौगिक है। तो यौगिक के पहले में यौगिक के बारे में आप लोग अगर जानकारी रख चुके होंगे, इससे पहले मैंने यौगिक के बारे में बता चुके आप लोगों के साथ। अगर यौगिक का वीडियो अपने इससे पहले देखे होंगे तो आप लोगों को काफ़ी यहाँ के साथ ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि योगी के बारे में अगर आप पहले जानते होंगे तो योगी यहाँ जब समझाएंगे तो आप लोगों को काफ़ी समझ आएगा। तो योगी के बारे में जो बच्चा यानी कि जो भी स्टूडेंट या जो भी मेरा भाई है जो देखे होंगे तो आप लोगों को काफ़ी समझ आएगा। तो देखते हैं आज बिना लेट यानी कि बिना टाइम गवाते हुए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो देखिए जल एक यौगिक है पर क्यों यौगिक है, तो जानते हैं कि जल एक यौगिक है। तो आप जानते हैं कि जल जो यौगिक होता है, यौगिक जो बनता है, यौगिक जब निर्माण होता है एक निश्चित अनुपात में होता है। जबकि जो मान लीजिए कि मिश्रण तो उसका यानी कि मिश्रण का यानी कि मिश्रण उसका कोई निश्चित अनुपात में होता है नहीं, उसमें कोई क्रिया होता नहीं, उसमें अभिक्रिया नहीं, कुछ भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता, सिंपल उसमें मिलावट किसी भी तरह कर दी जाए तो वो मिश्रण बन सकता है। लेकिन जबकि यौगिक का जब निर्माण होता है उसमें निश्चित मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, कि निश्चित अनुपात में आवश्यकता पड़ती है। अगर मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं यौगिक आप जल जैसे कि H2O, ये एक यौगिक है यानी कि किसका फार्मूला है, जल का फार्मूला क्या है H2O। आप लोग क्लियरली जानते होंगे कि जल का फार्मूला H2O, जो कि देखिए जो कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर यानी कि जो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना है जल। तो जल एक यौगिक है, आप लोग जानते थे। जल का जो अनुपात होता है 1:8 अनुपात में मिलकर बना है, 1:8 यानी कि जो यौगिक जो बना होता है, जो जल का जो यौगिक होता है, यौगिक सिंपल समझिए कि जो यौगिक होता है एक निश्चित अनुपात में बनता है। यौगिक क्या होता है, एक निश्चित अनुपात में बनता है। आज जैसे ये क्वेश्चन के अनुसार आपको जो जानते होंगे, फिर देखिए पहले आप लोगों को कि फिर समझिए कि यौगिक को यानी कि यौगिक जब निर्माण होता है, यौगिक जब बनता है या निर्माण होता है, उसको यानी कि बनने में एक निश्चित अनुपात की आवश्यकता पड़ती है। ये नहीं कि यानी कि ढेर सारा यानी कि ज़्यादा मात्रा में आप हाइड्रोजन दे दिए, कम मात्रा में ऑक्सीजन दे दिए, वो भी नहीं होगा। यानी कि एक निश्चित अनुपात में होना चाहिए, तभी एक यौगिक का निर्माण हो सकता है। जबकि आप मिश्रण की बात करें तो मिश्रण में कोई ऐसा था कि आप लोग देखे होंगे मिश्रण के बारे में जब बताए थे कि मिश्रण में हाँ कि एक अनुपात में यानी कि जल दीजिए, एक अनुपात में माने कोई मिश्रण मिला रहे, एक अनुपात में जल दीजिए, एक अनुपात में चीनी दीजिए, तभी वो यानी कि मिश्रण बनेगा, ऐसा तो नहीं था। मिश्रण में कोई अनुपात की आवश्यकता पड़ती, कोई अभिक्रिया की आवश्यकता पड़ती है नहीं, उतना नहीं कि उतना ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। जबकि मिश्रण में यानी कि यौगिक में इसमें यानी कि निश्चित अनुपात में आवश्यकता पड़ती है। जैसे बता देंगे कि इसमें यौगिक में एक निश्चित अनुपात में आवश्यकता पड़ती है। इसमें देखिए और बात करें इसमें अभिक्रिया होती है। जबकि मिश्रण की बात करें, मिश्रण में अभिक्रिया इसमें कुछ होती थी, अभिक्रिया नहीं होती थी। इसे अगर अलग करने की बात करें, इसे यौगिक का अगर मान लीजिए कि आप चीनी अब जल का ये मान लीजिए कि कोई जल ले लिए, जल को आप अलग करना चाहें तो अलग किसी सिर्फ रासायनिक विधि से ही अलग कर सकते हैं। अलग आप करना चाहें जल को तो सिर्फ रासायनिक विधि से ही कर सकते हैं। आप मान लीजिए कि कोई
मान लीजिए कोई जैसे कि इस ये क्या है, यौगिक, यौगिक जो है यौगिक को केवल रासायनिक विधि से ही अलग किया जा सकता है, जबकि क्या था, मिश्रण को किसी विधि से अलग कर सकते हैं। मान लीजिए कोई चावल दाल मिल गया है, कोई खिचड़ी मिल गया, तो उसे आसानी से अलग कर सकते हैं किसी भी तरीके से। तो आप लोग मिश्रण को सिंपल से यानी किसी भी तरीके से आसानी से अलग करते हैं, जबकि यौगिक को एक यानी कि निश्चित अनुपात में बनाने के लिए आवश्यकता पड़ती है, और इसका अभिक्रिया इसमें होता है, यानी कि अभिक्रिया की सहायता से ही ये यौगिक बनता है, जबकि मिश्रण जो कोई अभिक्रिया की सहायता से नहीं बनता है। और ये यौगिक का जो निर्माण होता है, कि यौगिक जो बनता है, इसमें यानी कि ऊष्मा यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता इसमें पड़ती है, किसमें, तो ये यौगिक में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। जबकि आप बताइए कि मिश्रण में ऊर्जा की या ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती थी, बिल्कुल नहीं पड़ती। तो किसी भी तरह मिश्रण मिला दीजिए, वो नो यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता, नो लाइट की आवश्यकता पड़ती है, सिंपल से किसी भी तरह मिला दीजिए, जबकि इसमें ऊर्जा और ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह भी लिख सकते हैं। तो यौगिक है, क्यों आप जानते हो कि यौगिक का जो सबसे सूक्ष्मतम कण जो होता है, क्या होता है यौगिक का, आप जानते हैं कि यौगिक का जो सूक्ष्मतम कण होता है, यानी कि अणु, इसका अणु होता है, जबकि तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या होता है, परमाणु होता है। आप लोग जानते हो सूक्ष्मतम कण क्या होता है, परमाणु होता है, आप लोग जानते होंगे। तो हम लोग पहले ये समझना कि जल एक यौगिक है। हाँ, जानते जल एक यौगिक है, क्योंकि उसका एक जो सबसे सूक्ष्मतम कण जो होता है वो अणु होता है। सबसे सूक्ष्मतम कण क्या होता है, अणु। जबकि तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण जो होता है परमाणु होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि मिश्रण का तो इसमें तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ भी हो सकता है। आप लोग 2 या 2 से अधिक पदार्थ भी हो सकता है, इसमें अलग अलग भी कण भी, अलग परमाणु भी हो सकता है, उसमें तो उनका बात ही नहीं है। यानी कि बहुत सारे एग्जाम्पल, जल एक यौगिक है, क्योंकि जल एक यौगिक है इसीलिए क्योंकि इसका जो अनुपात होता है एक निश्चित अनुपात होता है, जबकि मिश्रण का बात करते हैं, मिश्रण का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। ऊर्जा यानी कि जल जो यौगिक बनाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता, यौगिक को बनाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता, जबकि मिश्रण को बनाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और यानी कि यौगिक को बनाने के लिए अभी कोई भी यानी केमिकल रिएक्शन है अभिक्रिया करने पड़ती है, जबकि मिश्रण में कोई अभिक्रिया कोई भी केमिकल रिएक्शन करना नहीं पड़ता है, सिंपल से। और भी यानी कि और भी कुछ एडवांस जोड़ सकते हैं, अपने यानी समझ लिए तो आप लोग कुछ यानी अपने अनुसार कुछ लिख सकते हैं, ये नहीं कि बस बताए जितना इतना ही लिखना, और भी कुछ यानी कि बोल सकते हैं। जबकि देखिए यौगिक का जो सबसे सूक्ष्म कण होता है क्या होता है, अणु होता है, जबकि मान लीजिए तत्व का सबसे सूक्ष्म कण परमाणु होता है, आप लोग जानते होंगे। अब आगे तो ये सिंपल सा कुछ नहीं था, सिंपल सा। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, क्या हाइड्रोजन एक तत्व है, यौगिक नहीं, क्यों? हाइड्रोजन एक तत्व है, यौगिक नहीं, पर क्यों? ऐसा क्या है कि हाइड्रोजन एक तत्व है, यौगिक नहीं? तो आप लोग जानते हैं कि जो हाइड्रोजन एक तत्व है, तत्व क्या है, तत्व सिर्फ परमाणु से मिलकर बना है, सिर्फ यानी कि हाइड्रोजन तत्व जो बना होता है, तत्व का सबसे सूक्ष्मतम जो कण होता है क्या होता है, परमाणु होता है। आप लोग जानते होंगे तत्व का जो सूक्ष्मतम कण होता है वो क्या होता है, सबसे परमाणु होता है, जबकि यौगिक का सबसे सूक्ष्मतम कण अभी जस्ट बताए थे क्या था, अणु होता है। तो इसमें कितना अंतर होता है, जबकि देखिए यौगिक का जो अणु होता है, यौगिक का जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है अणु होता है, जो अणु होता है, अणु जो होता है वो दो यानी कि 2 तत्व से मिलकर, 2 पदार्थ से मिलकर, जबकि जो परमाणु यानी कि जो तत्व होता है वो सिर्फ एक ही परमाणु से मिलकर बना है, यानी कि एक परमाणु तो एक ही तरह का, जबकि यौगिक का जो निर्माण होता है तो अणु होता है तो अलग अलग का, यानी 2 पदार्थ होता है, जबकि जो जो तत्व है, तत्व सिर्फ एक ही परमाणु, यानी कि परमाणु है तो एक ही जैसा परमाणु से मिलकर बना। जैसे एग्जाम्पल में आपको बता चुके हैं कि मान लीजिए कि आप लोहा को तोड़ते हैं, तो लोहा को तोड़ने के बाद यानी कि लोहा तोड़ते हैं आप, तोड़ने के बाद क्या होता है, सूक्ष्मतम कण तो लोहा का ही होगा, तो एक ही जैसा ना तो परमाणु होगा, ऐसा थोड़ी होता है दूसरा सा परमाणु हो जाए। आप ऑक्सीजन ले लिया, हाइड्रोजन ले लिए, तो जैसे जो अब हाइड्रोजन का सबसे सूक्ष्म कण क्या होगा, तो परमाणु ही होगा। तो सिंपल से यही समझ कि हाइड्रोजन एक तत्व है क्योंकि उसका सबसे सूक्ष्म कण क्या होता है, परमाणु होता है, जबकि यौगिक का सबसे सूक्ष्म कण क्या होता है, अणु होता है। तो और यानी कि हाइड्रोजन को किसी भी यानी कि भौतिक या रासायनिक विधि से अलग नहीं किया जा सकता है, जबकि यौगिक को रासायनिक विधि से सिंपल से अलग किया जा सकता है, आप लोग देखे होंगे। तो और भी यानी कि एग्जाम्पल में और भी ले सकते हैं कि
क्या लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन तो आप समझिए गए कि हाइड्रोजन सबसे सूक्ष्म कण परमाणु होता है, जबकि यौगिक का सबसे सूक्ष्म कण अणु होता है। यौगिक को हाइड्रोजन को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से अलग नहीं किया जाता है, जबकि यौगिक को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से अलग इसे कर सकते हैं। यौगिक को रासायनिक विधि से अलग किया जा सकता है, ठीक है, रासायनिक विधि से। और मिश्रण का बात तो कर चुके थे, मिश्रण को क्या भौतिक या बोल सकते हैं या भौतिक या यांत्रिक विधि से उसे अलग कर सकते हैं, भौतिक सिंपल से आसानी से अलग कर सकते हैं। और मिश्रण का कैटेगरी में देखे थे तो हाइड्रोजन तत्व क्योंकि तो आप जो जानते हैं उसका जो परमाणु होता है एक ही जैसे परमाणु से मिलकर बना, तो जो हाइड्रोजन तत्व क्योंकि वो जो परमाणु बना था एक ही जैसे परमाणु से मिलकर बना, इसीलिए उसे एक तत्व रखा गया। और जो यौगिक होता है वो एक जैसे परमाणु से मिलकर बना था, जैसे कि आप जल को देखिए हाइड्रोजन से भी मिलकर बना और साथ साथ ऑक्सीजन से मिलता है। ये एक तत्व नहीं हो सकता है क्योंकि अलग अलग से मिलकर बना है। इसीलिए अब देखिए अलग क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि इसमें हाइड्रोजन एक तत्व भी तो आप लोग जान चुके हैं। हाइड्रोजन को रासायनिक विधि से या भौतिक विधि से सिंपल से अलग कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं अलग कर सकते। यौगिक को बिल्कुल अलग कर सकते हैं और भी एडवांस में जोड़ सकते हैं। तो इससे सिंपल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब आगे क्या है तो देखिए ऑक्सीजन एक तत्व है। कैसे ऑक्सीजन तत्व है? हाँ, ऑक्सीजन एक तत्व है क्योंकि ये गैसीय अवस्था में ऑक्सीजन तो जाता है, ऑक्सीजन एक गैस है, आप लोग जानते होंगे। हाइड्रोजन भी एक गैस है। तो हम लोगों को समझना यह है कि गैस से क्या है, इस सब नहीं समझना। हम लोगों को अभी ये समझना है कि ऑक्सीजन एक तत्व है, पर कैसे है? ऑक्सीजन एक तत्व है, हाँ जानते हैं। यानी कि जब हम शुद्ध ऑक्सीजन शुद्ध हाइड्रोजन को जब संयोग कराएंगे, रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे, तभी क्या निर्माण होगा? जल का निर्माण होगा। तो इससे क्या प्रतीत होता है, इससे क्या निकलता है अर्थ कि हाँ ऑक्सीजन एक तत्व है। तत्व तभी कहलाएंगे जब, यानी कि मान लीजिए कि तत्व कैसे करेंगे, जब शुद्ध ऑक्सीजन शुद्ध हाइड्रोजन और शुद्ध ऑक्सीजन को जब संयोग कराएंगे तो जल का जो निर्माण होगा, यानी कि H2O, यानी कि जल का जब निर्माण होगा तभी हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन एक तत्व। ऐसे हम नहीं कह सकते क्योंकि जल का निर्माण तभी होता है जब एक निश्चित अनुपात में होता है, यानी कि यौगिक का निर्माण तभी होता है जब एक निश्चित अनुपात में रहना चाहिए, साथ जो शुद्ध ऑक्सीजन रहना चाहिए, तभी जल का निर्माण होगा। तो यौगिक कैसे पता चला, यानी कि ऑक्सीजन तत्व कैसे पता चला? क्योंकि शुद्ध ऑक्सीजन, मान लीजिए शुद्ध ऑक्सीजन शुद्ध हाइड्रोजन को जब एक साथ हम संयोग कराएंगे तो उससे क्या निर्माण होगा? जल का निर्माण होगा। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया से कराने के बाद जल का निर्माण, तो हमसे यह प्रतीत होता है कि हाइड्रोजन एक तत्व है। तो है, अब आगे बढ़िए। क्या है कि वायु एक मिश्रण है, यौगिक नहीं। पर क्यों? वायु एक मिश्रण है, यौगिक नहीं। तो वायु एक मिश्रण है, तो मिश्रण की सिंपल से मिश्रण तो जब जानते हो कि मिश्रण क्या है, तो मिश्रण है कि कोई भी दो चीज़ मिला दीजिए, दो चीज़ मिलाइए, नहीं है कि दो ही चीज़ मिलाए तभी मिश्रण होगा। दो चीज़ मिलाइए, अत्यधिक चीज़ मिलाइए, तो मिश्रण किसी भी चीज़, माने कि कोई भी चावल, दाल, खिचड़ी, आलू, बैगन, सब्जी जो यानी कि एक से अधिक बार जो मिल गया हुआ मिश्रण, सिंपल से नमक, पानी, चीनी, दाल, नमक, अरे ये सब जो मिल गया ना, मतलब मिश्रण के क्या अर्थ निकले? मिश्रण मतलब दो चीज़ मिलना, घुलना, संयुक्त जुड़ना, दो चीज मिल गया, तो यही मिश्रण, सिंपल से यही मिश्रण है। तो वायु का जो मिश्रण होता है, वायु एक मिश्रण है, यौगिक नहीं। क्योंकि जब वायु का जैसे मिश्रण का कोई सूक्ष्मतम कण जो होता है, कुछ भी सूक्ष्मतम कण, उसमें कुछ भी हो सकता है। जैसे वायु का सूक्ष्मतम कण, मिश्रण का सूक्ष्मतम कण क्या हो सकता है? तो इसमें देखिए मिश्रण में तो बहुत सारा आ सकता है, कोई भी, यानी कि अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मिश्रण में तो एक नहीं होता है। जबकि यौगिक, देखिए पहले इसका आंतर कैसे लिखिएगा आप लोग, कैसे एग्जाम में लिखिएगा कि वायु एक मिश्रण है, यौगिक नहीं। लिखिएगा कैसे? क्या हम जानते हैं कि वायु एक मिश्रण है, जबकि देखिए वायु का जैसे कि सबसे सूक्ष्मतम कण बात करें तो वायु का एक सूक्ष्मतम कण कुछ भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। जबकि यौगिक का सबसे सूक्ष्मतम कण अणु होता है। अब वायु यानी कि मिश्रण को किसी भी मिश्रण को भौतिक या यांत्रिक विधि से अलग कर सकते हैं, जबकि यौगिक को केवल सिर्फ रासायनिक विधि से, यानी कि रासायनिक सहायता से अलग कर सकते हैं।
और योगी का निर्माण में, योगी के निर्माण में यानी कि ऊष्मा यानी ऊर्जा की आवश्यकता, ऊर्जा यानी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, जबकि वायु मिश्रण का निर्माण में ऊर्जा या ऊष्मा की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिस तरह ये देखे तो इसमें यानी कि इसमें अभिक्रिया यानी कि यौगिक में अभिक्रिया कराना पड़ता है। यौगिक निर्माण अभिक्रिया यानी कि कोई भी निश्चित अनुपात में अभिक्रिया कराना पड़ता है, यौगिक का निर्माण होता है, जबकि मिश्रण में कोई ना अभिक्रिया कराना पड़ता है, ना ही कोई निश्चित अनुपात होता है और ना ही कोई यानी कि विशेष करके कोई निश्चित अनुपात होता है। या इसीलिए मिश्रण को यानी कि अन्य पदार्थ करने अलग कैटेगरी में रख सकते, यानी कि इसीलिए दोनों में निम्न अंतर यह है कि वायु का सूक्ष्म कण कुछ, मिश्रण का सूक्ष्म कण कुछ भी हो सकता है, यानी कि परमाणु हो सकता है, अणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, जबकि यौगिक का सबसे सूक्ष्म कण सिर्फ अणु ही हो सकता है। और मिश्रण में बहुत सारा हो सकता है, जबकि यौगिक में दो से ज़्यादा पदार्थ नहीं हो सकता है। यानी कि मिश्रण में दो केमिकल रिएक्शन से बाद ही नया केमिकल रिएक्शन बता दें कि दो केमिकल रिएक्शन में जैसे ये है कि सिर्फ दो ही हो सकता है, दो तीन भी हो सकता है, समझे। तो वायु एक मिश्रण है, आप लोगों को समझे कि वायु देखिए मिश्रण के सिंपल से समझिए, मिश्रण में तो बहुत सारा होता है, एक नहीं होता बल्कि बहुत सारा पदार्थ हो सकता है इसमें। अच्छा कि मिश्रण में जानते हो कि इसमें दो पदार्थ होता है, जिसमें दो में केमिकल रिएक्शन कराने के बाद एक नया पदार्थ बनता है। अब मिश्रण में देखिए जो केमिकल जो दो रिएक्शन करवा रहा है, जैसा इसमें जो केमिकल दो चीज़ रिएक्शन करवा दोनों का जो गुण होता है अलग अलग होता है, जबकि नया जो निर्माण होता है, नया जो फल नया जो निर्माण होता है, जो यौगिक के रूप में निर्माण होता है, उसका गुण अलग होता है। किससे गुण होता है, जो पहले का जो तत्व था यानी कि जो संयोग किया तत्व, संयोग कर जो नया निर्माण हुआ वो पहले वाला से जो निर्माण हुआ उससे क्या हुआ, अलग हुआ। कौन, ये यौगिक। तो इसमें काफ़ी अंतर होता है, मिश्रण में तो बिल्कुल अंतर होता है। अच्छा कि देखिए मिश्रण में क्या होता है कि मिश्रण का जो गुण होता है, जो पहले वाला जो यानी कि दो चीज़, मान लीजिए कि चीनी, देखिए मिश्रण का एग्जाम्पल अभी समझाते हैं कि मान लीजिए कि चीनी आप लिए हैं, क्या लीजिए हैं, चीनी लिए हैं, अब प्लस में चीनी के साथ नमक लिए हैं, क्या लिए हैं, चीनी के साथ नमक। चीनी और नमक को एक साथ घुलाएं, चीनी और नमक को घुलाएं किसमें, पानी में। चीनी और पानी को घुलाएं, चीनी और पानी को एक साथ घुलाएं किसमें, चीनी और नमक को एक साथ घुलाएं किसमें, पानी में। तो घुलाने के बाद ये दोनों तो पूरा मैंने की मिलावट करने के बाद, पूरा घुलाने के बाद क्या होता है, दोनों घुल जाएगा। लेकिन जब आप शरबत यानी कि दोनों जो मिल गया यानी बिलियन जो यानी कि मिल गया, विलय हो गया, यानी कि इसमें विलय हो गया अब किस में, पानी में, विलायक में। तो जो विलायक यानी कि विलय जो विलायक में विलय हो गया है, अब लोगों को ये समझना है कि जो जैसे कि मिश्रण का एग्जाम्पल समझा रहे हैं, मिश्रण का एग्जाम्पल, तो चीनी और पानी को जब घुलाएं आप पानी में, चीनी और नमक को जब पानी में आप घुलाएं, तो घुलाने के बाद क्या होता है, जब आप पीते हैं तो क्या निर्माण होता है, शरबत निर्माण होता है। शरबत माने समझे, शरबत का निर्माण होता है, शरबत का निर्माण होता है। तो जब पीते हैं पानी को पीने के बाद, पानी पीने का मतलब ये दोनों शरबत को जब मिलाते हैं तो इसमें क्या होता है, चीनी का भी गुण होता है और पानी का भी, यानी कि दोनों का स्वाद आता है किसमें, मिश्रण में। फिर से समझिए कि जब फिर से चीनी लिए, नमक में प्लस में चीनी और नमक लिए, जिसमें पानी में घुलाएं, चीनी और पानी घुलाने के बाद जब पानी में घुलाएं, तो घुलाने के बाद क्या होता है, जब मिश्रण में कि दोनों का गुण आपको जब स्वाद आप पीजिएगा, पानी पीने के बाद आप लोग दोनों का स्वाद आएगा। जबकि यौगिक में ऐसा नहीं होता है। आप जैसे कि देखिए यही हाइड्रोजन और तत्व को एक साथ अगर संयोग कराए 1:8 में, एक निश्चित अनुपात में, आप पानी को पिए तो ये ऐसा होता है कि हाइड्रोजन का कुछ आ रहा है, इसका स्वाद है, ऑक्सीजन को कुछ स्वाद आता है, ऐसा होता है, बिल्कुल नहीं होता है। अलग यानी कि और भी बहुत सारे एग्जाम्पल में यौगिक को ले सकते हैं कि तो यही होता है जो यौगिक जो मिश्रण का जो जैसे कि दो चीज़ें मिलाते हैं मिश्रण में, दो पदार्थ बोल सकते हैं, दो तत्व बोल सकते हैं, जो दो यौगिक जब दो पदार्थ जब मिलाते हैं तो मिलाने के बाद जब जो नया पदार्थ मिलाता है तो जो पहले का जो उससे गुण गुण होता है, उसमें गुण जो नया बनता है उसमें गुण एक दूसरे में मिलता है, यानी कि स्वाद आ सकता है। जबकि यौगिक में ऐसा नहीं होता। यौगिक में दो पदार्थ संयोग करा रहा है, जो नया प्रतिफल निर्माण हो रहा है, इसका जब हम चखें या किसी तरह प्रयोग करने के बाद ये दोनों का गुण अगर सोचना प्राप्त करना चाहे तो ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल दोनों से भिन्न होता है, यानी कि अलग होता है। किसमें, यौगिक में। जबकि यौगिक में यानी कि मिश्रण में सेम होता है, जबकि यौगिक में सेम नहीं होता। बहुत सारा अंतर अगर चाहे तो आप लिख सकते हैं, जैसे बुक में भी दिया हुआ है, भारतीय वन देखे होंगे यौगिक का निम्न अंतर, मिश्रण का अलग, तत्व का अलग अंतर है, यौगिक का अलग अंतर है, बहुत सारा एग्जाम्पल में। तो यही सब यानी कि सिंपल सा कुछ नहीं, आप लोगों को समझ के देखिए, ये नहीं कि एग्जाम में देखिए अब एग्जाम में आप लोगों को ये नहीं कि आप मान लीजिए कि कोई एग्जाम्पल इस तरह बता दिए, तो आप लोगों को समझना ये है कि ये नहीं कि किताबी भाषा के अनुसार ही एग्जाम में आया तो एग्जाम में लिखना, ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं, आप लोगों को जिस तरह यानी कि बताया जाए, जिस तरह की बताया जाए, मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरह बता रहा हूँ, जिस तरह मैं बताने का आप लोगों को प्रयास कर रहा हूँ, तो उसी तरह समझ के अनुसार आप लिख दीजिए। तो जो यानी कि जो एग्जामर जो होता है यानी कि जो जांचने वाला होता है, उन लोगों ने उन्हें भी यानी कि टीचर को भी महसूस होता है कि बच्चा यानी कि देखिए करेगा, जानता था, हो सकता है इसे नहीं आने के कारण उसके अनुसार लिख दिया, तो यानी कि 5 नंबर का होगा। तो 5 नंबर आप उस अनुसार अगर 5 नंबर का आपको एग्जाम में पूछ दिया, तो आप मान लीजिए कि कोई 150 वर्ड या 250 वर्ड में इसका जवाब दे दिया, निबंध के अनुसार नहीं बोल रहे हैं कि कोई भी, तो 1.5 पन्ना या 2 पन्ना में लिख दिए, तो किसी भी तरह उसी के अनुसार आप लिख दिए, तो टीचर को भी लगा मेहनत किया है, मैंने कहा उसी के अनुसार लिखा है, तो उसमें जरूर नहीं कि 5 नंबर का, तो जरूर 2 नंबर आप लोग को फिक्स है कि आप लोग 2 नंबर दे ही सकता है, नहीं होता 3 नंबर भी दे सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप उसी के अनुसार लिखिएगा तभी आपको दे सकता है। आप लिखा जल एक योगी के मिश्रण नहीं, आप इस कैटेगरी में लिख रहा था, आप इसके जगह पर लिख दीजिएगा, आप दूसरा रामायण का कहानी लिख दीजिएगा, तो क्या हो सकता है, आप लोगों को नंबर दे सकता है, बिल्कुल नहीं। तो जो अनुसार आप लोगों को एग्जाम में पूछा था, तो वही अनुसार के आप अगर लिख देते हैं, अगर नहीं भी जानते उसके अनुसार कुछ भी दे देते हैं उसके मैटर के अनुसार, तो आप लोगों को यानी कि एग्जामर जो होता है तो आप लोगों को नंबर काटता नहीं है कुछ अनुसार, यानी कि 100% में 100% नहीं बोल सकते, सॉरी 5 नंबर में जरूर 3 नंबर या 2 नंबर तो फिक्स दे ही देगा, अगर उसी के अनुसार यानी हेडिंग के अनुसार लिखिएगा, तब ऐसे नहीं हो सकता, समझे। तो अब इससे यानी कि अगले पेज में हम इससे थोड़ा सा आगे हम बताते हैं कि कुछ पृथक्करण के बारे में, कि मिश्रण में पृथक्करण कौन सा कैसे करें, हम बिल्कुल अभी आगे टॉपिक में देखते हैं। तो इतना क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा वीडियो, इससे हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताते हैं कैसा है। अब देखिए हम कुछ और बात करने वाले हैं कि मिश्रण का जो अवयव होता है, मिश्रण का जो अवयव, यानी कि मिश्रण के बारे में जानेंगे, मिश्रण का जो अवयव होता है उसे पृथक करके, यानी कि उससे कैसे हम कौन से पदार्थ को हम अलग कैसे कौन सा विधि से हम करते हैं, तो उसी सब के बारे में यानी कि इसी और आगे हम देखेंगे कि मिश्रण का जो अवयव होता है, यानी कि मिश्रण में जो पदार्थ होता है उसका जो अवयव होता है उसे अवयव करते हैं पृथक करने, यानी कि अलग करके कैसे अलग करते हैं, उससे वही करने का जो अलग करने का जो विधि है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। कैसे हम कोई भी यानी कि मिश्रण में अगर 2 पदार्थ मिल जाए तो कैसे हम अलग कर सकते हैं, कोई मिश्रण का बात बताएं कि आप लोगों को कुछ भी मिला दीजिए मिश्रण कहलाता है। जैसे कि देखिए चलना विधि में कोई मिल गया हाथ से, कोई चालनी नलिका में, आप कैसे एग्जाम्पल अभी तुरंत समझाते कि कैसे ये सब क्या है। तो मिश्रण के यानी कि मिश्रण में जो भी कुछ मिल जाए उसे हम कैसे यानी कि पृथक यानी कैसे निकालते हैं। कोई अवयव मिल गया है तो 2 अवयव को मिल लिया है, मिलने के बाद मिश्रण में कि यानी कि मिश्रण में कोई अवयव मिल गया, कोई अलग पदार्थ मिल गया, तो उसे हम कैसे निकालेंगे, कैसे पृथक्करण करेंगे, तो वही विधि के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या हाथ से चुनना, तो हाथ से चुनना सिंपल से समझ गए। आप लोग देखे होंगे कि मान लीजिए कोई आप पहले यानी कि आप अभी भी कहीं देखे होंगे गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में, कि हाथ से यानी कि चावल हो गया, चावल में देखते होंगे काला काला जो ब्लैक वाला चावल जो होता है नहीं, जो गंदा चावल होता है उसे बीच के निकाला जाता है। यानी कि जो मान लीजिए कि कोई आप लोग जैसे कि मान लीजिए कोई बड़ा वाला, मान लीजिए कोई एग्जांपल लीजिए, कोई बड़ा वाला कोई टोकरी लीजिए या कुछ भी, उसमें मान लीजिए कोई आम है या एक बॉल रखा हुआ, बॉल रखा हुआ, उसमें कोई केला गिर गया या कोई यानी कि छोटा बॉल गिर गया या छोटा गोली गिर गया कुछ में, तो उसमें यानी कि ऐसा थोड़ी होगा कि उसमें गिर गया है तो उसमें रासायनिक विधि अब उपयोग करेंगे, उसमें गर्म करेंगे, उसमें अभी क्रिया लगाएंगे, उसमें यानी कि मशीन की आवश्यकता पड़ती है, उसमें वगैरह उसमें सिंपल से। तब बॉल में अगर कोई गोली गिर जाए या मान लीजिए कोई पेंसिल या कोई कलम या कोई गिर जाए तो उसमें हाथ से ही चुन सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई चावल ले आया, चावल में अगर गेहूं गिर गया तो उसे हाथ से चुन के निकाल सकते हैं। तो यही क्रिया हाथ से चुनना कहलाता है। यानी कि कहीं कोई बड़े पदार्थ या ठोस पदार्थ में कोई छोटे ठोस पदार्थ गिर जाए उसे हाथ से चुन कर निकालने वाली क्रिया ही सिंपल से हाथ से चुनना कहलाता है। समझे, हाथ से मतलब हाथ से चुनना, तो हाथ से सिंपल से समझना है कि हाथ से चुनना। कोई बड़ा ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ से कोई छोटे सूक्ष्म करने वाले बड़ा ठोस पदार्थ है, उसमें छोटे से पदार्थ निकाल के चुन के बाद निकालने वाले हाथ से चुनना कहलाता है। हाथ से चुनना मतलब नहीं समझ रहा, हाथ से चुनना बिल्कुल समझ रहे। आगे क्या है, हाथ से चुनना समझ गए कि आगे क्या है, चालनी से चाल कर बिल्कुल ये माने कि यानी कि जो लिखा हुआ है तो इसी से आप समझ गए चालनी से चाल कर। आप लोग बालू चालते देखते होंगे, आप लोग घर में चालनी यानी कि बहुत सारा जैसे आटा चालते देखे होंगे, चावल चालते देखे होंगे, मसूर का दाल चालते देखे होंगे, बहुत सारा ऐसा देखे होंगे चालते जो देखे होंगे मम्मी या दीदी, किसी भी व्यक्ति या किसी भी यानी कि कहीं भी बालू चालते होंगे देखेंगे। बहुत सारा ऐसा पदार्थ है जैसे चाला जाता है, जैसे कि बड़ा यानी कि बड़ा पदार्थ से छोटे जो सूक्ष्म पदार्थ होता है उसे निकाला जाता है, किसी भी चालनी विधि से निकाला जाता है। जैसे बालू देखे होंगे, पलस्तरा जो होता है घर में
यानी कि जो बड़ा बड़ा जो पत्थर होता है उसमें बड़ा पत्थर को यानी कि निकालने के लिए क्या करता है, उसे चालनी के साथ चालने के बाद क्या होता है, तो जो छोटा जो कण होता है यानी बालू जाता है धीरे धीरे गिर जाता है, बड़ा जो बालू होता है वो बच जाता है। तो चालनी विधि से ये चालकर क्या किया जाता है, चालकर बाहर निकाला जाता है। चालनी से ये चालकर क्या होता है यानी कि बड़ा पदार्थ से छोटे पदार्थ क्या करता है, अलग किया जाता है। देखे होंगे आप लोग। तो चालनी से चालकर सिंपल सा समझते हैं कि देखिए मान लीजिए कि आप आटा पिसाने गए, आटा पिसाने के बाद आटा पीस दिया, आटा पिसाने के बाद आप घर लाएँ, आटा पिसाने के बाद जब घर लाएँ तो घर में ऐसा नहीं होता कि आटा पिसा के घर लाएँ डायरेक्ट रोटी बना दें, ऐसा नहीं होता। मम्मी लोग को आप लोग देखे होंगे, जैसे मम्मी लोग देखे होंगे कि आप लोग जैसे कि बनाने से पहले क्या होता है, उसे चालनी से चालना पड़ता है आटा को। क्या होता है उसमें चोकर के माध्यम से जो निकलता है उसमें चोकर का माध्यम से निकलता है। कुछ ऐसा होता है जो गेहूँ का जो बड़ा जो सूजन का बड़ा जो कुछ माध्यम से ऐसा होता है कि जो पूरी तरीके से कंप्लीट से यानी पूरी तरीके से नहीं पिसाता है, क्योंकि एक दो को रह जाता है जिसको चलनी के सहायता से चालने के बाद वो क्या आता निकल जाता है। ठीक है, तो वही चालनी से चाल कर ही उसे बाहर निकाल देते हैं कि कोई माने कि कोई भी मटेरियल हो उसे चालनी से चाल कर बाहर, मटेरियल नहीं बोल सकते, जैसे ठोस पदार्थ से आसानी से चाल कर बाहर निकाला जा सकता है। तो सिंपल से आप लोग समझ गए होंगे, जैसे कि दूध में मान लीजिए कोई कचरा पता चल गया या पानी में, तो सिंपल से चालनी के कपड़ा से सहायता से आप लोग देखे होंगे, आप लोग चाय बनाते देखे होंगे, तो ऐसे भी इतना आसानी से चाय पत्ती को छाक लिया जाता है। वही चालनी ना निकाल 40 आसान से चाल कर बाहर निकाला जाता है। ये क्या है, थिराना और निथिराना। थिराना और निथिराना में समझिएगा ध्यानपूर्वक, पूछ भी सकता है थिराना और निथिराना क्या है। तो थिराना और निथिराना क्या होता है कि देखिए थिराना और निथिराना क्या होता है कि देखिए थिराना मान लीजिए, देखिए समझाने के आप प्रयास कीजिएगा कि मान लीजिए कोई बीकर है, बीकर में आप क्या लीजिए, जल ले लिए, जल लेने के बाद जल आप यानी कि कोई बीकर नहीं, बीकर क्या है, बीकर समझ रहे हैं, कोई मेरे बर्तन हो गया, बर्तन बीकर ही है। तो बीकर लिए, बीकर में क्या लिए, बीकर में क्या है, जल है, बीकर है, ये क्या है, बीकर है, इसमें जो मिला हुआ है यानी कि घुल है जल है, क्या है जल। और जल में क्या जल में आप क्या देनी है, उसमें कंकड़ देनी है। कंकड़ मतलब समझ ले, बालू का कंकड़ लीजिए, बालू का कंकड़ या गिटी कंकड़, कुछ जो भी कंकड़ कण या कंकड़ वही हुआ कण या कंकड़। तो कण आपको डुबाने के बाद ये जो इसमें जो डूब जाती है, यानी कि डुबाने के बाद जो जमा हो जाती है, यानी जो चिपक जाती है, यानी सट जाती है, मतलब करने के बाद जो बैठ जाती है नीचे, क्रिया जो बैठ जाती है, जो मान लीजिए जो बालू का कण है या किसी भी कण है, ठोस का जो कुछ भी कण है, तो ठोस का जो कण है किसी यानी कि किसी बीकर में नीचे जमे जाकर यानी कि जाकर जो बैठ जाती है, यही जो कहलाता है, यानी जो बैठा हुआ था, एक से क्या कहते हैं, तलछट। इसे क्या कहते हैं, तलछट। ठोस पदार्थ जो नीचे कि बीकर में नीचे जाकर ठोस पदार्थ जो बैठ जाती है, ठीक से जो क्या कहते हैं, तलछट क्या कहलाती है, तलछट क्या कहलाती है, तलछट। और जो ये क्रिया यानी कि कोई जल बीकर में बैठ गया, जल में बैठे नीचे बढ़ने के बाद ये जो क्रिया कहलाती है, वो थिराना क्रिया कहलाता है। क्या क्रिया कहलाता है, क्रिया का बात करें तो थिराना क्रिया कहलाती है, लेकिन जो बैठा हुआ है जो कण जो कहलाता है वो कण कहलाता है तलछट। क्या कहलाता है, तलछट। सिंपल सी यानी कि जो कोई जल नहीं है, जल में यानी कि जल में कोई कंकड़ गया, कंकड़ जाके बैठ गया तो वो तो तलछट कला गया, अब पूरा क्रिया थिराना कर। अब यही है कि जो जल भरा हुआ है, जल में कंकड़ भरा, यही जल यानी कि कोई दूसरा बीकर है, दूसरा बीकर में अब इसका जल गिरा दिए। ये जो जल है क्या किए, ऊपर जल यहाँ पूरा गिरा दिया, जल गिरा दिया यानी पूरा जल जमा हो गया, यानी पूरा जल आ गया, कंकड़ इसी में बच गया। तो ये जो जल गिराने की जो क्रिया कराती है, जल जो वापस जो आ गया यानी कि दूसरे में कंकड़ इसी में रह गया, तो ये क्रिया क्या कराते हैं, निथिराना यानी कि थिराना में कि जल के साथ कंकड़ भी है तो थिराना कहलाता है। और जब निथिराना उसे कहेंगे जिसमें कि जल जो सिर्फ जल है, यानी कि थिराना से सिर्फ यानी कि निथिराना उसे कहलाएंगे जिसमें कि जल में सिर्फ जिसमें कोई बीकर है, बीकर में सिर्फ गिरा दिया जाता है। मेरा कहने का मतलब फिर से समझने का पड़ेगा, इसके थिराना उसे कहेंगे जिसके कोई बीकर है, बीकर में क्या है कि जल है, बीकर में क्या जल है, जल में क्या कंकड़ जो बढ़ जाता है वो क्या कहलाता है, तलछट। और जब इसमें आज जो पूरा क्रिया कहलाता है, पूरा क्रिया जो इसमें बैठा हुआ है जो जल है, इसमें जो बीकर है, ये पूरा क्रिया कहलाता है थिराना। और जो थिराना से जो जल गिराया जाता है, थिराना से क्या कहलाता है, जो जल गिराया जाता है दूसरे बीकर में, वो निथिराना कहलाता है। ठीक है, निथिराना से सिंपल से समझिएगा। अब क्या है, अपेकेंद्रीकरण या मंथन। अपकेंद्रीकरण या मंथन उसे कहेंगे, देखिए अपकेंद्रीकरण या मंथन उसे कहेंगे। तो अपकेंद्रीकरण या मंथन उसे कहेंगे तो क्या होता है कि आप लोग देखे होंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में, अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा होता है कि जैसे कि आपके ग्रामीण क्षेत्रों में जो मक्खन का आप नाम सुनेंगे, क्रीम का पहले समझिए कि क्रीम को निकालने से पहले दूध में क्या देखिए पहले ऐसा होता था कि जैसे कि देखिए क्रीम निकालने के लिए सबसे पहले कि एक मशीन होता था, मशीन में यानी कि एक मशीन यानी घूमने के लिए ये घूमने वाला मशीन होता था, इसमें बाहर में यानी कि चारों तरफ यानी कि ऐसा होता था जिसकी परखनली होता है। परखनली में क्या होता है, दूध दे दिया, इसमें परखनली में भर दिया जाता था,
भर दिया जाता था इसमें दूध में, परख नली में भरने के बाद क्या होता था, इसे चारों तरफ घुमाया जाता था, ठीक है। घुमाने के बाद क्या होता था, जैसे कि इसमें यानी कि बीकर, इसमें बीकर है, इसमें जल होता था, तो घुमाने के बाद क्या होता है, यानी कि केंद्र के उल्टा, केंद्र के उल्टा क्या होता था, यहाँ आकर्षण बल, केंद्र के उल्टा यानी कि विपरीत तरीके आकर्षण बल लगता था। आकर्षण बल के कारण क्या होता है कि जो क्रीम जो होता है, यानी कि जो दूध नहीं है, दूध इसमें तो डाल दिए, दूध डालने के बाद क्या होता है, दूध का जो क्रीम होता है, जो बाहर का जो पतला जो इसमें जो सट जाता है, यानी कि सट जो जाता है, यानी कि जो क्रीम जो होता है इसमें सट जाता है, यानी कि जो लेयर है, यानी कि परख नाली में सट जाता है। बाकी ठोस का जो कण होता है, यानी कि दूध का जो ठोस कण होता है, जो दूध का जो ठोस कण होता है, यानी कि जो क्रीम में वो होता है परिवर्तित, वो क्या होता है, यानी कि जो परख नली में सट जाता है, जो दूध सिंपल से जो पतला जो होता है वो इसी में रह जाता है, ठीक है, रह जाता है, वही रह जाता है। ध्यानपूर्वक समझ, आप केंद्रीकरण नलिका उसे कहेंगे जिस नलिका में यानी कि जो दूध को रखा जाएगा, जिस आप केंद्रीय नलिका में दूध को रखा जाएगा, यानी कि उसमें जमा हुआ है जो सट जाएगा, यानी कि जो सटने की जो क्रिया कराती है, जो घी यानी कि जो क्रीम जो सट जाती है, जिस नलिका में सटती है उसे क्या कहेंगे आप, केंद्रीय नलिका। आज जो पूरी क्रिया जो कहलाती है, यानी कि जो कोई मान लीजिए कोई मशीन की सहायता से या किसी भी सहायता से आप कोई माने कि बीकर में दूध नहीं है, दूध लेने के बाद वो आप यानी कि केंद्रीय की दिशा में गर्म यानी कि गोल गोल घुमाने के बाद जो क्या होगा, सेम प्रकार आप जैसे नहीं समझ, आप लोग देखे होंगे कमंडल में आप जल लीजिए, कमंडल में ले लीजिए जल, या कोई बोतल में यानी कमंडल में यानी कोई भी बाल्टी में जल लीजिए, जल को आप पूरा यानी कि पूरे सीधे यानी एक समान के अनुसार आप घुमाइएगा। घुमाने के बाद आप देखिएगा अगर सीधे रेखा में नहीं बल्कि घोर एक जगह में एक अनुसार से घुमाया जाएगा, तो ये क्या होता है, केंद्र के विपरीत दिशा में बल लगाता है। बल लगाने के बाद क्या होता है, जल गिरता नहीं है, क्योंकि ये इसे भले ही नीचे यानी कि इसे घूर रहा है, ये इससे आ भी जाएगा लेकिन जल गिरेगा नहीं, एक केंद्र यानी कि एक अनुसार चलता है। तो यही होता है, यानी कि वही कहलाता है अपकेंद्रीकरण कहलाता है। अपकेंद्रीकरण की सहायता से क्या होता है, यानी कि जल दूध में जो घी होता है, दूध में जो मक्खन होता है, मक्खन की क्रीम जो होता है, केंद्रीय क्या होता है, क्रीम जो होता है जो नलिका में जाके सट जाता है, तो वही क्रिया क्या कहलाती है, अपकेंद्रीकरण कहलाता है। अपकेंद्रीकरण या अपकेंद्रीकरण से नहीं हो पाता तो क्या कहलाता है, आप लोग देखे होंगे कि मान लीजिए कि ये कोई बीकर है, बीकर में कि देखे होंगे आप लोग कृष्ण कन्हैया लगा मूवी आप लोग देखे होंगे, तो सिंपल से देखे होंगे, तो इसमें क्या होता है, डंटा लेके यानी कि रस्सी लगा दिया जाता है, रस्सी लगा के ऐसे किया जाता है। ऐसे करने के बाद क्या होता है, मंथन की सहायता से क्या होता है, घी यानी कि मंथन की सहायता से मंथन के खोबा यानी क्या बोलता है उसे, क्रीम इसके खोबा निकाला जाता था, यानी कि दूध को करने से यानी कि खोबा निकाला जाता था। समझ सकते हैं कि मंथन के सहायता से भी यानी क्रीम को निकाला जाता था, आप केंद्रीकरण से भी क्रीम निकाला जाता था। सिंपल से समझ लीजिए। तो अब केंद्रीकरण यानी कि अब केंद्रीकरण का जो नलिका होता है जिसमें कि दूध को डाला जाता है, जिसमें कि क्रीम जमा होता है, अब केंद्रीय नलिका कहलाता है। अब केंद्रीय जो पूरी क्रिया कहलाती है अब केंद्रीय नलिका, अब केंद्रीकरण कहलाता है। मंथन की सहायता से भी क्रीम को निकाला जाता था। अब आगे क्या है, छानना विधि। क्या है, छानना विधि। तो छानना विधि किसे कहेंगे, तो छानना विधि यानी कि सिंपल सी जो छानना पता यानी कि मान लीजिए कोई, देखिए एग्जांपल समझिए कि मान लीजिए कि कोई बीकर है, बीकर में आप जल लीजिए, जल लिए, जल जो देखिए जल को समझने पहले एक होता है विलय, एक होता है ओ विलय। क्या होता है समझने के लिए, ओ विलय, एक होता है विलय, एक होता है ओ विलय। विलय क्या होता है, जो कि पानी में घुलाने के बाद वो पूरा घुल जाता है, वो विलय कहलाता है। और जो पानी में घुलाने के बाद वो जो नहीं मिलता, जैसे हम देख रहे हैं घुलाने के बाद भी वो विलय कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल में आप चीनी को आप घुलाते होंगे तो जो मिल जाता है वो विलय कहलाता है। जो चीनी घुल गया तो विलय हो गया। अब कंकड़ या बालू को घुलाएं तो घुलने के बाद वो ऐसा होता है कि गल जाता है, बालू घुलता है, बिल्कुल नहीं होता है, तो वो हो जाएगा ओ विलय। तो क्या होता है, ये द्रव है। तो छानना किसे कहेंगे, यानी कि किसी यानी कि पृथक्करण की वैसी विधि जिसमें कि कोई द्रव में किसी द्रव में ओ विलय पदार्थ को विलायक में मिलाया जाता। यही क्रिया को क्या कहलाता है, छानना यानी सिंपल से समझना, छानना यानी कि यही कहलाता है। और एक बात और समझिए कि जिसकी जो बाजार में होता है छानना, ये तो समझ गए। तो पहले एक बात और, क्या जैसे कि एक बीकर है, बीकर में लीजिए फिर से समझाने का प्रयास करें कि बीकर में जैसे कि जल लिए, बीकर में जल में क्या घुल गया,
जल में घुल गया, कीचड़ घुल गया, क्या है कीचड़ इसमें घुल गया, कीचड़ को घुल गया। आप सोचेंगे इसे कि हम अलग करेंगे, इसे अलग करेंगे, तो अलग करने के लिए क्या करेंगे, आप दूसरा बीकर लीजिएगा, बीकर में लेने के बाद क्या कीजिएगा, आप उसमें एगो यानी कि कोई एगो आता छन्ना पत्र, क्या आता छन्ना पत्र, छन्ना पत्र के साथ छन्ना पत्र उस पर रख दिया, छन्ना पत्र यानी ठेपिया के साथ छन्ना पत्र के ऊपर जल रखेगा, यानी कि किसी पे साथ इसका ठेपिया लगा कर जल रखेगा, जल रखने के बाद इस बीच में छन्ना पत्र लगा दिया, छन्ना पत्र से क्या करो, एक एक बूंद करके एक एक बूंद करके जल जहाँ जमा होगा छन्ना पत्र की सहायता से कचरा जो होगा ऊपर, यानी कि जो कचरा होगा ऊपर ही रह जाएगा, बाकी वजह जल जो होगा नीचे आ जाएगा। वो किसके सहायता से, छन्ना पत्र के सहायता यानी छन्ना पत्र के सहायता से छन्ना यानी कि जल शुद्ध जल यानी जल जो होता है बाहर आ जाता है, बाकी जो कचरा होता है वो ऊपर ही जाता है, किसके जाता है छन्ना पत्र के। इसी पूरी क्रिया को क्या कहलाता है, छन्ना कहलाते हैं, छन्ना, ठीक है, छन्ना पत्र के साथ है। आज जो देखिए जो छनित क्या कहलाता है, छनित यानी कि जो आप इस तरह छनित मतलब कि इस तरह जमा किए, जमा करने के बाद जो इस तरह जो बच जाता है, यानी कि जो एक बार और समझिए कि क्या है, जल लिए, जल में कचरा डूबा है, कचरा डूबने के बाद कचरा डूब कचरा के निकाल दे, कचरा निकाल दिए, कचरा निकाल जो शुद्ध जो बच जाता है जल, जो जल बनता है वो क्या कहलाता है, छनित कहलाता है, जल छनित कहलाता है। सिंपल सा कुछ नहीं है, तो यानी कि उस सब के जो बच जाता है छनित कहलाता है, छन्ना पत्र के साथ जब निकाला जाता है। और ये थिराना और निथिराना तो बिल्कुल आप समझ ही गए, यानी कि जो क्या था इसमें बताए थे आपको कि कोई दूध का जो घी होता है, दूध का सॉरी उसमें जा रहा है, तो थिराना यानी कि जो कंकड़ होता है, कंकड़ को आप जैसे जमा हो गया, कंकड़ को जमा हो गया, कंकड़ जो दिख रहा है वो अच्छा जो दिख रहा है वो थलजत कहलाता है, जब पूरी क्रिया कहलाती है थिराना। जबकि कोई का जबकि पूरा यानी कि जो जल में जो डूबा हुआ कंकड़ जो बाहर निकाला था वो क्या कहलाता है, निथिराना कहलाता है। कोई बीकर में आप हाथ से चुनकर बाहर निकाला तो समझिएगा, और हाथ से यानी चाली नलिका से बाहर निकालते तो समझिएगा आप केंद्रीकरण अभी मंथन समझाएं, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। तो कैसा लगा, अगर एक बार में नहीं समझ आए तो हम थोड़ा सा स्पीड काफ़ी हम जिससे बोलते हैं सॉरी, प्रयास कीजिएगा समझने का, थोड़ा सा क्या कीजिएगा थोड़ा सा स्पीड हो जाता है क्योंकि थोड़ा सा आगे भी देखना पड़ता है, सॉरी इसके लिए। तो एक बार में नहीं समझ आए तो दो बार देखने का वीडियो प्रयास कीजिए, अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो दूसरा बार समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर एक बार में नहीं समझ, अगर नहीं समझ आए, कहीं भी कोई डाउट हो तो आप फिर से हम बोलते हैं कि आप कि कमेंट करना ना भूलें, कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछिए, हम आप लोगों को कि पूरी तरीके से अच्छे तरीके से जवाब देंगे। यानी कि ये नहीं होगा अगले वीडियो में आप लोगों का जो डाउट होगा, आपका जो डाउट होगा हम क्लियरली आप लोगों को बता देंगे, जो भी डाउट होगा। तो आप इतना ही रहने देते हैं आप, ठीक है। अब वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज अब देखिए आज हम इतना रहने थे, अब अगले वीडियो में कुछ इससे आगे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए वीडियो बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल स्टूडेंट। देखते रहिए गुरुजी स्टडी पॉइंट को, और अच्छा लगे तो प्लीज़ थोड़ा सा सहायता कीजिए, आगे भी बढ़ाइए। और तब तक के लिए जय हिंद।